नमस्कार साथियों, बहुत-बहुत स्वागत है आपका आज की क्लास में। इस क्लास में हम कुल 40 प्रश्नों को देखेंगे। यूपी, टीजीटी, पीजीटी की परीक्षा की दृष्टि से हम प्रैक्टिस कर रहे हैं और जिसमें आज की क्लास में हम कुल 40 प्रश्नों को देखेंगे, जिसमें आपको काव्य शास्त्र के, साहित्य के, व्याकरण के सभी प्रश्नों का मिला-जुला रूप रहेगा। देखिए कि 40 प्रश्न में से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। कुछ प्रश्न आपको व्याख्या जब मैं करूँगी तो वहाँ से कुछ तथ्य आपको याद करने को मिलेंगे, तो क्लास को पूरा देखिए। कुछ विद्यार्थियों को दिक्कत आ रही थी कि वीडियो जो है इंग्लिश में हो जा रही है, तो आप जो है ना, जहाँ से वीडियो की क्वालिटी सेट करते हैं वहाँ पर नीचे जाइए, वहाँ पर एक ऑडियो ट्रैक लिखा हुआ मिलेगा, वहाँ से आप हिंदी चेंज कर सकते हैं। इंग्लिश और हिंदी वहीं पे ऑप्शन आ रहा है और ये हमारी तरफ से नहीं है, यानी चैनल की तरफ से नहीं है, ये यूट्यूब ऐप की तरफ से आया हुआ है, तो आप वहाँ से उसे चेंज कर सकते हैं। हालाँकि मैं भी देखूँगी अगर चैनल के सेटिंग में कहीं पर कुछ मिलता है उसे हिंदी में, परमानेंट हिंदी में करने को, तो मैं वहाँ पर ज़रूर करूँगी। पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न है, सिद्धों में प्रचलित महामुद्रा शब्द का अभिप्राय क्या है? सिद्धि हेतु आसन का एक रूप है, सिद्धि हेतु की जाने वाली एक क्रिया है, सिद्धि प्राप्त करने हेतु स्त्री संसर्ग है या सिद्धि प्राप्त हेतु स्त्री से विरक्ति। महामुद्रा शब्द का क्या अर्थ होगा जो कि सिद्धों में प्रचलित थी? और इसका राइट आंसर है सिद्धि प्राप्ति हेतु स्त्री संसर्ग, यानी कि विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 2 है, जायसी के श्रृंगार में मानसिक पक्ष प्रधान है, शारीरिक कोण, यह कथन किस आलोचक का है? शुक्ल जी का, विजय देवनारायण शाही का, राम पूजन तिवारी का या श्याम मनोहर पांडे का? सही विकल्प है रामचंद्र शुक्ल। यह कथन रामचंद्र शुक्ल जी का है, इम्पोर्टेंट है, याद रखिएगा। प्रश्न संख्या 3 है, इसमें कोई संदेह नहीं कि कबीर को राम नाम रामानंद जी से ही प्राप्त हुआ, पर आगे चलकर कबीर के राम रामानंद के राम से भिन्न हो गए। यह कथन किसका है? राहुल संकृत्यायन का, रामचंद्र शुक्ल का, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का या माता प्रसाद गुप्त का? विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का ही है और यह भी कई बार परीक्षाओं में पूछा जा चुका है, तो दोबारा जब प्रश्न आए तो गलत नहीं होना चाहिए। प्रश्न संख्या 4 है, विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा की पद्धति का समावेश किया था? बाल कृष्ण की उपासना का, युगलो उपासना का, राधा स्तुति का या कांता भाव की उपासना का? विठलनाथ ने वल्लभ संप्रदाय में किस तरह की पूजा पद्धति का समावेश किया था? सही उत्तर है युगलोपासना का। प्रश्न संख्या 5 देखिए, सचिव वैद्य गुरु तिनि ज्यों प्रिय बोलहि भय आस, राज धर्म तन नीति कर होहि बेंगहि नास। यह दोहा रामचरितमानस के किस कांड में है? सुंदर कांड में, बाल कांड में, अयोध्या कांड में या लंका कांड में? से उत्तर हो जाएगा सुंदरकांड में। यह सुंदरकांड की पंक्तियां हैं। रामचरितमानस के कांडों से अगर प्रश्न आए तो इनके कांडों को आप लोग क्रम से याद रख लीजिएगा। 7 कांड हैं। बालक अयोध्या ने अरण्य की सुंदर लंका को उत्तर दिया, इस तरह से आप क्रम से इसे याद कर सकते हैं। जब क्रम से लगाने वाले प्रश्न बनते हैं वही प्रश्न गलत होते हैं, बाकी प्रश्न तो आप लोग लगा ही लेते हैं। प्रश्न संख्या 5 है, 5 के बाद 6 देखते हैं। पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका इनमें से क्या है? असाधारण महाकाव्य है, फुटकर कवित्वों का संग्रह है, छंदों का अजायब घर है या अलंकार मंजूषा है? पीताम्बर दत्त बड़थवाल के अनुसार रामचंद्रिका क्या है? से उत्तर हो जाएगा फुटकर कवित्वों का संग्रह। विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। रामचंद्रिका को छंदों का अजायब घर किसने कहा है? जो कि विकल्प सी है। इसे कहा है राम स्वरूप चतुर्वेदी जी ने, छंदों का अजायब घर। प्रश्न संख्या 7 देखिए, रीतिमुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी रही है? स्वानुभूति और स्वच्छंदता, अलंकृति, विरोध व चित्र या विरह अतिरेक? रीति मुक्त कविता की प्रमुख प्रवृत्ति कौन सी रही है? सही उत्तर है स्वानुभूति और स्वच्छंदता देखने को मिलती है। प्रश्न संख्या 8 को देखिए। प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है आप लोगों के लिए, लेकिन फिर भी हम करेंगे, इसे छोड़ेंगे नहीं। सीख सिखाई न मानती है, बरही बस संग सखीन के आवे, खेलत खेल नए जल में बिना काम वृथा कत जाम बितावे,
छोड़ी के साथ सहेलिन को रह के कहीं कौन सवाद ही पावे, कौन परी यह बानी अरी नित नीर भरी गगरी ढरकावे। इस सवैया में नायिका की सखी का कौन सा भाव व्यक्त हुआ है? अनुराग का, क्रोध का, उपलम्भ का या ईर्ष्या का? सही उत्तर हो जाएगा उपलम्भ का। हालांकि टीजीटी पीजीटी के स्तर के लिए यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है, लेकिन यहाँ से हम एक और प्रश्न निकाल लेंगे, जैसे कि यह पंक्ति किसकी है। ठीक है, यह रीतिकाल के कवि प्रताप शाही की पंक्ति है। उनकी रचना व्यंग्यार्थ कौमुदी से, जो कि जिसका समय है 1882 संवत ईस्वी में, संवत सन में। ठीक है, तो यह किसकी पंक्ति हो जाएगी? यह हो जाएगी प्रताप शाही की पंक्ति। किस रचना से? व्यंग्यार्थ कौमुदी से। तो अलग तथ्य जो हैं इन्हें भी याद करते चलिएगा, प्रश्न से अलग जो मैं बता रही हूँ। प्रश्न संख्या 9 देखिए, घुसती है लाल लाल मसाल अजीब सी, अंतराल विवर के तम में लाल लाल कुहरा, कुहरे में सामने रक्ता लोक स्नात पुरुष एक रहस्य साक्षात। अब तक तो आप समझ ही गए होंगे कि यह किसकी पंक्तियां हैं। मुक्तिबोध की पंक्ति है, लेकिन किस रचना से है यह भी आपको बताना है। एक स्वप्न कथा से, मुझे याद आते हैं अंधेरे में, या मुझे कदम कदम पर। सही उत्तर हो जाएगा अंधेरे में कविता से यह पंक्तियां ली गई हैं, तो इसे याद रखिएगा। इसके अलावा अगर बात करें मुक्तिबोध की, तो मुक्तिबोध को लोक जीवन का जासूस कवि भी कहा जाता है। प्रश्न बन जाए कि निम्नलिखित में से किस कवि को लोक जीवन का जासूस कवि कहा जाता है, तो वो होंगे मुक्तिबोध। प्रश्न संख्या 10 देखते हैं, प्रियंबद निम्नलिखित में से किस कविता से संबंधित पात्र है? प्रलय की छाया, असाध्य वीणा, ब्रह्म राक्षस या कामायनी। ये सभी जो हैं सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञेय जी की रचनाएं हैं, और प्रियंबद जो है यह असाध्य वीणा का पात्र है। विकल्प भी सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 11 को देखिए, मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या है? 1935, 1934, 1936 या 1933? बच्चन सिंह की, हरिवंश राय बच्चन की मधुशाला का प्रकाशन वर्ष क्या होगा? सही उत्तर हो जाएगा 1935। 1935 में है मधुशाला। मधुबाला है 1936 में, और फिर मधु कलश आता है 1937 में। ये तीनों रचनाएं इनके क्रम से आती हैं, इन्हें अच्छी तरीके से याद कर लीजिएगा। प्रश्न संख्या 12 है, भारतेंदु ने जिस प्रकार हिंदी गद्य की भाषा का परिष्कार किया, उसी प्रकार काव्य की ब्रज भाषा का भी। यह कथन किसका है? शुक्ल जी का, रामकुमार वर्मा का, सिद्धांत सिंह चौहान का या रामविलास शर्मा का? अब तक हमने 3 कथन वाले प्रश्नों को देख लिया है, तो इन्हें अच्छी तरीके से याद करिएगा। यह कथन भी रामचंद्र शुक्ल जी का है, और शुक्ल जी के कथन परीक्षाओं में हमेशा ही पूछे जाते हैं। प्रश्न संख्या 13 देखते हैं, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य इनमें से कौन सा है? साकेत, प्रिय प्रवास, कामायनी या लोकायतन? सही उत्तर की बात करें तो प्रिय प्रवास को खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है। यह बहुत ही आसान सा प्रश्न है, लेकिन कुछ खास बातें इसके बारे में जान लेते हैं, जैसे कि इसमें सर्ग कितने हैं? कितने सर्ग हैं इसमें? 17 सर्ग हैं। परीक्षा में प्रश्न पूछे तो। अच्छा, इसमें कितने तरह के छंदों का प्रयोग हुआ है, यह भी तो परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो प्रिय प्रवास में 7 तरह के छंदों का प्रयोग किया गया है। कितने तरह के छंद हैं? 7 तरह के। कौन कौन से हैं? नोट करिएगा, सबको लिखना, अगर लिखने लगूं तो टाइम लगेगा ज्यादा। पहला है द्रुत विलंबित, दूसरा है मालिनी छंद, तीसरा मंदाकांता छंद, चौथा है वंशस्थ, पांचवा शिखरणी, छठा शार्दूल विक्रीडित और सातवां बसंत तिलका। इन 7 छंदों का प्रयोग किया गया है। ठीक है, तो प्रश्न देकर पूछा जा सकता है कि प्रिय प्रवासी में निम्नलिखित में से किस छंद का प्रयोग नहीं हुआ है? ऐसा प्रश्न बनेगा तो फिर आप फंस जाएंगे। तो इन छंदों को याद रखिएगा, द्रुत विलंबित, मालिनी, मंदाक्रांता, वंशस्थ, शिखरणी, शार्दूल विकृत और बसंत तिलका। केवल 7 हैं, ज्यादा याद नहीं करना पड़ेगा, 7 को याद कर लीजिएगा। ठीक है, और इसमें राधा को लोक सेविका के रूप में चित्रित किया गया है। ठीक है, डॉक्टर नगेंद्र का एक कथन इसके बारे में है कि प्रिय प्रवास का मूल भाव रति नहीं प्रेम है। तो इतनी बातें हमने महाकाव्य प्रिय प्रवास के बारे में जाना। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न संख्या 14। कामाध्यात्म की समस्या निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? आत्मजयी, संशय की एक रात, उर्वशी या कनुप्रिया? काम अध्यात्म की समस्या
निम्नलिखित में से किस रचना में उठाई गई है? वो है रचना उर्वशी। विकल्प सी सही उत्तर हो जाएगा, जो कि रामधारी सिंह दिनकर का एक प्रबंधात्मक महाकाव्य है। किस प्रकार की रचना है? प्रबंधात्मक महाकाव्य। अंक कितने हैं इसमें? कुल 5 अंक हैं। और क्या खास बात इसके बारे में है? इसे 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। ठीक है, इस रचना पर दिनकर जी को 1972 में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। अब देखते हैं प्रश्न संख्या 15। क्षत्रिय उठो अब तो कुयस की कालिमा को मेट दो, निज देश को जीवन सहित तन मन अपना तथा धन भेंट दो। ठीक है, यह काव्य पंक्तियां किस रचनाकार की हैं? भारतेंदु जी की, मैथिली शरण गुप्त की, प्रताप नारायण मिश्र की या रामधारी सिंह दिनकर की? सही उत्तर है मैथिली शरण गुप्त की। पंक्तियां मैथिली शरण गुप्त के भारत भारती रचना से है, जो कि 1912 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी और कुछ समय के लिए प्रतिबंधित भी रही थी। प्रश्न संख्या 16 देखते हैं। हमें प्रयोगवादी कहना उतना ही सार्थक या निरर्थक है जितना हमें कवितावादी कहना। एक और कथन से संबंधित प्रश्न, और आपको बताना है यह कथन किसका है। कथन तो पहचान ही जाएंगे कि कथन किसका है। कहाँ पर कहा है, यह प्रश्न थोड़ा सा कठिन हो सकता है। यह कथन है अज्ञेय जी का। अब सोचिए कि यह कथन इन्होंने कहाँ पर कहा है, किस रचना में कहा है, किसी रचना की भूमिका में कहा है। यह कहा है इन्होंने दूसरा सप्तक की भूमिका में। ठीक है, यह कथन इनका दूसरा सप्तक की भूमिका से है, तो इसको भी याद रखिए। प्रश्न संख्या 17 है। आधुनिक नारी अब अपनी पूरी गरिमा, देह संपदा और वास्तविक सम्मान के साथ आई है। औरतें अब औरतें हैं, वे झूठी सती या वेश्याएं नहीं हैं, इसलिए नई कहानी खलनायिकाओं से सुने है। नई कहानी के संबंध में यह कथन किसका है? कमलेश्वर का, राजेंद्र यादव का, मोहन राकेश का या निर्मल वर्मा का? और यह कथन भी, यह प्रश्न भी महत्वपूर्ण हो जाता है। यह कथन है कमलेश्वर का। राइट आंसर हो जाएगा विकल्प ए। प्रश्न संख्या 18 देखते हैं। सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? बसंती में, मयादास की माड़ी में, कुंतों में या समय सरगम में? आपको बताना है सिख अमलदारी को उखाड़ती हुई ब्रिटिश साम्राज्यशाही का चित्रण किस उपन्यास में हुआ है? और इसका सही उत्तर हो जाएगा मयादास की माड़ी, जो कि भीष्म साहनी का उपन्यास है। इसमें 1988 में प्रकाशित हुआ था, माफ कीजिएगा, यह 1988 में प्रकाशित हुआ था और इसमें 1840 से लेकर के और 1920 तक के पंजाब के राजनीतिक सामाजिक यथार्थ का चित्रण इसमें देखने को मिलता है। ठीक है, तो पूछा जा सकता है कि किस चीज का वर्णन है या कब से लेकर कब तक का समय इसमें वर्णित है, तो 1840 से 1920 तक के समय का इसमें चित्रण देखने को मिलता है। प्रश्न संख्या 19 देखिए। भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण शीर्षक निबंध के लेखक कौन है? नंद दुलारी वाजपेयी, रामविलास शर्मा या हजारी प्रसाद द्विवेदी या रामचंद्र शुक्ल? किसका निबंध है भारतीय काव्य शास्त्र का नवनिर्माण? सही उत्तर है इसका नंद दुलारे वाजपेयी। यह नंद दुलारे वाजपेयी का निबंध है। प्रश्न संख्या 20 है। साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, इस ग्रंथ के रचनाकार कौन है? प्रसाद जी, अज्ञेय, द्विवेदी जी या महादेवी वर्मा? साहित्यकार की आस्था तथा अन्य निबंध, राइट आंसर हो जाएगा महादेवी वर्मा। महादेवी वर्मा का यह निबंध है जो कि 1962 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। उसमें एक निबंध है साहित्यकार की आस्था और अन्य निबंध भी इसमें है। प्रश्न संख्या 21 है। निम्नलिखित में से कौन सी रचना जीवनी नहीं है? कलम का मजदूर, कलम का सिपाही, मेरी पत्नी और भेड़िया, प्रेमचंद घर में? राइट आंसर हो जाएगा विकल्प सी, मेरी पत्नी और भेड़िया डॉक्टर धर्मवीर भारती की आत्मकथा है, न कि जीवनी। प्रश्न संख्या 22 देखिए। फणीश्वर नाथ रेणु के किस उपन्यास में पूर्वी पाकिस्तान से विस्थापित होकर बिहार के पूर्णिया जिले में आए हिंदू शरणार्थियों की दारुण कथा का चित्रण है? मैलांचल में, जुलूस में, पर्थी परिकथा में या कलंक मुक्ति में? यह रेणु का उपन्यास है, फणीश्वर नाथ रेणु जी का, और यह उपन्यास है जुलूस, जो कि 1965 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न संख्या 23। अतएव दो बालिका पूर्ण कगारों के बीच में एक निर्मल स्रोत सुनी रहना आवश्यक है।
यह कथन किसका है? चंद्रगुप्त का, चाणक्य का, सेल्यूकस का या राक्षस का? हिंदी साहित्य के विद्यार्थी जो भी होते हैं वह जयशंकर प्रसाद के नाटकों का अध्ययन जरूर किए रहते हैं, तो उससे जब भी कथन पूछे जाते हैं तो वो गलत नहीं होते हैं विद्यार्थियों के। यह चाणक्य का कथन है, विकल्प बी सही उत्तर है। प्रश्न संख्या 24 को देखते हैं। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? और यह बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, कई बार परीक्षा में आ चुका है तो दोबारा आने की संभावना भी है। सूर्य की अंतिम किरण से सूर्य की पहली किरण तक, आठवां सर्ग, नायक खलनायक, विदूषक, शकुंतला की अंगूठी। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का प्रश्न सुरेंद्र वर्मा के किस नाटक में आया है? और यह नाटक है आठवां सर्ग। विकल्प बी राइट आंसर हो जाएगा। इसका प्रकाशन वर्ष कब है? कब प्रकाशित हुआ था यह प्रकाशित हुआ था 1976 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 25 देखिए। रस सूत्र विभावानुभावा व्यभिचारी संयोगा दृश्यस्पत्ति किस ग्रंथ में आया है? साहित्य दर्पण, नाट्यशास्त्र, रस गंगाधर या रस रूपक? राइट आंसर हो जाएगा इसका नाट्य शास्त्र। भरत मुनि ने अपने नाट्य शास्त्र में यह रस का सूत्र दिया था। उन्होंने कहा था कि विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी के संयोग से रस की निष्पत्ति होती है, और इस सूत्र की 4 लोगों ने व्याख्या की थी, जिसमें भट्टलोलट, शंकुक, भट्टनायक और अभिनव गुप्ता आते हैं। इन लोगों ने मीमांसा, न्याय, सांख्य और शैव दर्शन के आलोक में क्रमशः जैसे कि भट्टलोलट ने उत्पत्तिवाद, शंकुक ने अनुमितिवाद, भट्टनायक ने भुक्तिवाद और अभिनव गुप्त ने अभिव्यक्तिवाद के नाम से व्याख्याएं की थी और अपने अपने मत को प्रस्तुत किया था। ठीक है, प्रश्न संख्या 26 देखते हैं। प्रश्न संख्या 26 है, जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की गई हो वहां कौन सा अलंकार होता है? विभावना, निदर्शना, असंगति या अर्थांतर न्यास? सही उत्तर हो जाएगा विभावना। जहां बिना कारण के ही कार्य की संभावना व्यक्त की जाए वहां विभावना अलंकार होगा। प्रश्न संख्या 27 को देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? भाव, विभाव, अनुभाव या संचारी भाव? निम्नलिखित में से कौन सा रस का अवयव नहीं है? वो हो जाएगा विकल्प ए। रस के अवयव विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी संयोग से रस की निष्पत्ति होती है। प्रश्न संख्या 28 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा काव्य गुण नहीं है? श्लेष, माधुर्य, शक्ति या समाधि? इनमें से कौन सा काव्य गुण नहीं है? शक्ति जो है काव्य गुण नहीं है। श्लेष, माधुर्य और समाधि ये काव्य गुणों के अंतर्गत आते हैं। प्रश्न संख्या 29 देखिए। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के किस आचार्य का है? शुक्ल जी का, नगेंद्र का, नंद दुलारी वाजपेयी का या हजारी प्रसाद द्विवेदी जी का? राइट आंसर है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का यह कथन है। इम्पोर्टेंट है, नोट कर लीजिएगा और याद कीजिएगा। काव्य की पूर्ण अनुभूति के लिए कल्पना का व्यापार कवि और श्रोता दोनों के लिए अनिवार्य है। प्रश्न संख्या 30 है। अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स नामक ग्रंथ में कितने अध्याय हैं? 26 अध्याय, 25 अध्याय, 24 अध्याय या 23 अध्याय? अरस्तु द्वारा रचित पोएटिक्स ऑन पोएटिक्स नामक रचना में कितने अध्याय हैं? राइट आंसर हो जाएगा 26 अध्याय। इसमें 26 अध्याय हैं। प्रश्न संख्या 31 है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है? मार्क्सवादी दर्शन का अनिवार्य घटक है द्वंद्वात्मक भौतिकवाद। मनुष्य के समस्त सामाजिक संबंध उसके उत्पादन संबंधों पर आधारित होते हैं। सामाजिक और साम्यवाद में आर्थिक तथा सामाजिक परिपक्वता में अंतर होता है। साम्यवादी व्यवस्था में भी राज्य और समस्त राजनीतिक और कानूनी ढांचे बने रहेंगे। राइट आंसर है विकल्प डी, मार्क्सवादी सिद्धांत के अनुकूल नहीं है। प्रश्न संख्या 32 को देखते हैं। यह पाश्चात्य काव्य शास्त्र 3 प्रश्न आपको देखने को मिलेंगे। परीक्षाओं में पाश्चात्य काव्य शास्त्र भी कभी कभी पूछ लिया जाता है, तो इन्हें हम छोड़ेंगे नहीं, इन्हें भी हम हल करेंगे। निम्नलिखित में से किसका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं था?
जॉक देरिदा का, डेनियल वेल का, रोला बर्थ का या रेमंड विलियम्स का। तो इनका रेमंड विलियम्स जो है इनका संबंध उत्तर आधुनिकता से नहीं था। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 33। पिय भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। उपयुक्त काव्य पंक्तियों में स्त्री के किस मन स्थिति का संकेत किया गया है। दुखातिरेक, दुख का कम होना, पीड़ा में आनंद की अनुभूति या पीड़ा से मुक्ति का उपक्रम। राइट आंसर हो जाएगा दुखातिरेक। इसमें दुख अतिरेक का दुख स्त्री के दुख अतिरेक यानी बहुत ज्यादा दुख की मन स्थिति का वर्णन किया गया है। तो यह प्रश्न ज्यादा इम्पोर्टेंट इस दृष्टि से नहीं है कि इसमें किस चीज का वर्णन किया गया है। यह इम्पोर्टेंट हो जाता है कि यह पंक्ति किस कवि की है। ठीक है, पिय भरो जिय धीर धरे नहीं, कैसे रहे जल जाल के बांधे। प्रसिद्ध पंक्ति है, यह पंक्ति है घनानंद की। ठीक है, किसकी पंक्ति है? घनानंद की। तो इसे याद रखिएगा कि यह घनानंद की पंक्ति है। ठीक है, प्रश्न संख्या 34 है। तो ने किस कांड में, रामचरितमानस के किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? बालकांड का, अयोध्या कांड, अरण्य कांड या उत्तरकांड में? रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने किस कांड में कलयुग का वर्णन किया है? सही उत्तर है उत्तरकांड में। प्रश्न संख्या 35 को देखिए। स्नेह निर्झर बह गया, रेत ज्योतन रह गया। उपर्युक्त गीत किस कवि का है? यह 2 पेज पे है। प्रसाद जी का, निराला का, नरेंद्र शर्मा का या रामकुमार वर्मा का? स्नेह निर्झर बह गया है, रेत ज्योतन रह गया। यह गीत किस कवि का है? यह है निराला का गीत, जो कि अड़िमा काव्य संग्रह में संग्रहित है। स्नेह निर्झर बह गया यह कविता अड़िमा काव्य संग्रह में इनके संग्रहित है। अगला प्रश्न देखिए, प्रश्न संख्या 36 है। आत्मजयी की कथा वस्तु निम्नलिखित में से किस पर आधारित है? छांदोग्योपनिषद, कठोपनिषद, केनोपनिषद या बृहदारण्यकोपनिषद? आत्मजयी की कथा वस्तु किस पर आधारित है? यह कुंवर नारायण की रचना है, जो कि कठोपनिषद पर आधारित है। विकल्प बी से उत्तर हो जाएगा। कठोपनिषद के नचिकेता प्रसंग का वर्णन इसमें किया गया है। संख्या 37 है। सोनी घाटी का सूरज उपन्यास के लेखक कौन है? श्रीलाल शुक्ल, नरेश मेहता, हिमांशु श्रीवास्तव या शैलेश मटियानी? सोनी घाटी का सूरज किसका उपन्यास है? सही उत्तर है श्रीलाल शुक्ल का उपन्यास है। कब प्रकाशित हुआ यह प्रकाशित हुआ था 1957 ईस्वी में। प्रश्न संख्या 38 को देखते हैं। काम और राम का द्वंद्व किस उपन्यास में चित्रित है? मानस का हंस में, चित्रलेखा में, खंजन नयन में या नाच्यो बहुत गोपाल में? ये सभी जो है अमृतलाल नागर के उपन्यास है। मानस का हंस में काम और राम के द्वंद्व का चित्रण किया गया है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। प्रश्न संख्या 39 है कि मैं इस घर से ही अपने अंदर कुछ ऐसी चीज लेकर गई हूँ जो किसी भी स्थिति में मुझे स्वाभाविक नहीं रहने देती। आधे अधूरे, जो कि मोहन राकेश का एक नाटक है, इसमें यह संवाद किस पात्र ने कहा है? बड़ी लड़की ने, छोटी लड़की ने, स्त्री ने या लड़का ने? सही उत्तर है इसका बड़ी लड़की का यह कथन है। विकल्प ए सही उत्तर हो जाएगा। और आज देखते हैं इस क्लास का अंतिम प्रश्न। प्रश्न है, कारवां किसका एकांकी संग्रह है? उपेंद्र नाथ अस्क, विष्णु प्रभाकर, रामकुमार वर्मा या भुवनेश्वर प्रसाद? सही उत्तर है भुवनेश्वर प्रसाद। कारवां भुवनेश्वर प्रसाद का एकांकी संग्रह है, जो कि 1935 ईस्वी में प्रकाशित हुआ था। तो इस क्लास में बस इतना ही देखेंगे। अभी मैं छोटी छोटी क्लासेस ले पा रही हूँ क्योंकि बोलने में दिक्कत हो रही है। तो मिलेंगे अगली क्लास में। तब तक आप लोग थोड़ा क्लास को शेयर कर दिया करिए अपने दोस्तों के पास। मिलते हैं अगली क्लास में। धन्यवाद।